हम लोगों को पता है या पहले के अध्याय में पढ़ चुके हैं कि मानव द्वारा कई प्रकार की आर्थिक क्रियाएं की जाती है। इन क्रियाकलापों में खनन, कृषि, आखेट, उद्योग, संचार, परिवहन आदि शामिल है। इन आर्थिक क्रियाकलापों को कई भागों में बांटा गया है, जैसे प्राथमिक क्रियाकलाप प्राइमरी एक्टिविटीज़, द्वितीयक क्रियाकलाप सेकेंडरी एक्टिविटीज़, तृतीयक क्रियाकलाप टर्शियरी एक्टिविटीज़ और चतुर्थक क्रियाकलाप क्वाटरनरी एक्टिविटीज़। इनमें से प्राथमिक क्रियाकलाप जो आदिकाल से मानव का प्रमुख क्रियाकलाप रहा है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्राथमिक क्रियाकलाप में मानव प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधनों का, रिसोर्स का सीधे अपने लिए उपभोग करता है, जैसे खनिज, वन, जल, मिट्टी आदि। उस द्वितीय क्रियाकलाप जो प्राथमिक क्रियाकलाप में संशोधन करने पर निर्मित होता है, जैसे लकड़ी से फर्नीचर बनाना द्वितीय क्रियाकलाप है। उसी तरह से तृतीय क्रियाकलाप जिसमें परिवहन, संचार आदि को शामिल करते हैं। लेकिन आज हम लोग प्राथमिक क्रियाकलाप के बारे में मुख्य रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। प्राथमिक क्रियाकलाप में आखेट, हंटिंग, पशुचारण, रैंचिंग, भोजन संग्रह करना, फूड गैदरिंग, मछली पकड़ना, फिशरीज, कृषि कार्य, एग्रीकल्चर और खनन, माइनिंग प्रमुख है। इनके बारे में हम लोग एक एक कर आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आदिकालीन मानव ने आखेट करना शुरू किया था और उसके बाद भोजन संग्रह फूड गैदरिंग। तो इसके बारे में जानेंगे। मानव जब प्राथमिक क्रियाकलाप में आखेट का कार्य शुरू किया तो वह जंगलों में निवास करता था, प्रकृति के निकट था। प्रकृति के निकट होने के कारण अपने भोजन, वस्त्र, आवास इन सारी क्रियाओं के लिए आखेट पर निर्भर रहता था। पशुओं का शिकार करता था, उससे वह भोजन करता था। उसके चमड़े का उपयोग शरीर पर वस्त्र धारण करने के लिए करता था। लेकिन जब मानव की जनसंख्या बढ़ी, उसकी आवश्यकताएं बढ़ने लगी, तब वह धीरे धीरे जिन पशुओं का आखेट करता था, विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में जलवायु के हिसाब से उसे पालतू बनाना शुरू किया। इस तरह से पशुचारण की परंपरा शुरू हुई। पशुचारण भी प्रकृति के आधार पर होता था और विश्व के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से इसे किया जाने लगा। पशुचारण का उपयोग भी वह मुख्य रूप से भोजन के लिए, वस्त्र के लिए और आवास के लिए ही कर रहा था। तो आखेट और भोजन संग्रह मानव की सबसे पहली प्राथमिक क्रियाएं रही है। इसके बाद मनुष्य परंपरागत रूप से कृषि कार्य करना शुरू किया और कृषि के साथ साथ मत्स्य पालन भी शुरू किया, यानी मछली पकड़ना। मछली पकड़ने का काम मुख्य रूप से तटीय क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों द्वारा किया जाता रहा है। आखेट के क्रम में मनुष्य अपने परंपरागत हथियार, औजार का उपयोग करता था, जैसे पत्थर और लकड़ी से बने उपकरण, टूल्स का उपयोग करता था। साथ में हड्डियों से बने उपकरण का उपयोग किया, जिसके प्रमाण कई ऐतिहासिक स्थलों पर मिले हैं। आखेट आज भी मनुष्य का एक प्रमुख प्राथमिक क्रियाकलाप है। आज भी कई क्षेत्रों में जहां प्रतिकूल पर्यावरण है, यानी कठोर भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उन क्षेत्रों में आखेट का कार्य किया जाता है। लेकिन वर्तमान समय में आधुनिकीकरण के कारण मछली पकड़ने के उद्योग में आधुनिक सुविधाओं का विस्तार हुआ है, विकास हुआ है। पशुओं के आखेट एवं भोजन संग्रहण मुख्य रूप से 3 उद्देश्यों के लिए मानव द्वारा किया जाता रहा है। पहला भोजन की प्राप्ति,
दूसरा आवास की प्राप्ति और तीसरा वस्त्र की प्राप्ति। तो यह आखेट या भोजन मुख्य रूप से विश्व के 3 क्षेत्रों में किया जाता रहा है। इन क्षेत्रों में ये जो गुलाबी कलर का दिखाई दे रहा है, पिंक कलर का, और ये ग्रीनलैंड हरा कलर का, तथा ये पीला वाला भाग अर्थात कनाडा का उत्तरी भाग, ये ग्रीनलैंड का भाग और साइबेरिया का उत्तरी भाग, ये जो बर्फ से ढका हुआ है, इन क्षेत्रों में आखेट का कार्य आज भी किया जाता है। तो ये सभी उच्च अक्षांशीय हाई लैटिट्यूड का क्षेत्र है। इसी तरह से दूसरा प्रमुख क्षेत्र जो निम्न अक्षांशीय क्षेत्र है अर्थात विषुवत रेखा के आसपास वाला क्षेत्र है, इसमें किया जाता है, और ये प्रतिकूल जलवायु का क्षेत्र है। जिस तरह से यह क्षेत्र अत्यधिक ठंड के कारण बर्फ़ से ढका हुआ है और लोग आज भी आखेट का काम करते हैं, उसी तरह से ये निम्न अक्षांशीय क्षेत्र जो दक्षिण अमेरिका में अमेजन बेसिन का क्षेत्र, अफ्रीका में कांगो बेसिन का क्षेत्र और दक्षिण पूर्व एशिया वाला क्षेत्र, यह क्षेत्र कठिन जलवायु परिस्थिति का क्षेत्र है। अधिक वर्षा होती है और अत्यधिक घने जंगल होने के कारण आज भी लोग शिकारी जीवन व्यतीत करते हैं। इसी तरह से तीसरा क्षेत्र विश्व के कुछ मरुस्थलीय क्षेत्र है जहां आज भी आखेट एवं कंदमूल फल फूल का संग्रहण किया जाता है। वर्तमान समय में आखेट एवं कंदमूल फल फूल का जो संग्रहण होता है अर्थात फूड गैदरिंग, उसका भी वाणिज्यीकरण हुआ है। जैसे पत्तियों एवं छाल का प्रयोग औषधि के निर्माण के लिए किया जाता है। अफ्रीका में पाया जाने वाला सिनकोना वृक्ष के छाल से कुनैन मिलता है जिससे मलेरिया की दवा तैयार की जाती है। उसी तरह से पत्तियों से कई प्रकार के पेय पदार्थ तथा औषधियाँ बनाई जाती है और रंगने का सामान भी बनाया जाता है। पत्तियों के अतिरिक्त पेड़ के रेशे से कई प्रकार के कपड़ों का निर्माण किया जाता है, जबकि जड़ एवं कंदमूल से कई प्रकार की जड़ी बूटियां औषधि के रूप में कार्य करता है। इसी तरह से बीज जो खाने के काम में आता है या उसका तेल निकाला जाता है और उसके तेल का प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है। तो आखेट और भोजन संग्रहण के बाद तीसरा प्रमुख व्यवसाय जो मानव की प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप प्राइमरी एक्टिविटीज़ है वह पशुपालन है। लाइव स्टॉक, यह भी प्राचीन काल से मनुष्य का चला आ रहा आर्थिक क्रियाकलाप है। पशुपालन में मुख्यतः 2 प्रकार के कार्य किए जाते हैं, एक आदिकालीन पशुपालन और दूसरा आधुनिक यानी व्यापारिक पशुपालन। आदिकालीन यानी प्राचीन पशुपालन मुख्य रूप से जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है। यह एक तरह का स्थानांतरणशील पशुपालन है जिसमें मनुष्य यानी पशुपालक अपने पशुओं के साथ मौसम के अनुसार स्थान में परिवर्तन लाते रहते हैं। जैसे अगर गर्मी का दिन है तो उसमें वे पर्वतीय क्षेत्रों में अपने पशुओं को लेकर चले जाते हैं और अगर जाड़े का समय आता है तब वह मैदानी क्षेत्रों में चले आते हैं। इस तरह से अपने पशुओं के साथ स्थान में परिवर्तन करते रहते हैं। इस तरह के पशुपालक या इस प्रकार की आर्थिक क्रियाकलाप को ऋतु प्रवास ट्रांस ह्यूमन कहते हैं। तो हम लोग यहाँ थोड़ा ट्रांस ह्यूमन के बारे में समझ लेते हैं। ऋतु प्रवास ट्रांस ह्यूमन्स, यह एक पशुपालक क्रिया है। इसमें मान लिया जाए कि अगर कोई पर्वतीय प्रदेश है, ये उच्च पर्वतीय प्रदेश है जैसे भारत में हिमालय, और इसके बाद ये निम्न भूभाग शुरू हो जाता है जैसे हिमालय के बाद गंगा का मैदान, और पर्वतों में कई घाटियां होती है। तो अगर ये हिमालय है
तो हिमालय का विस्तार भारत में उत्तरी क्षेत्रों में है। ये भारत है और भारत के उत्तरी क्षेत्र में हिमालय पर्वत है। तो इन प्रदेशों में गर्मी के दिनों में चारे की खोज में पशुओं को लेकर पशुपालक ऊपर के भागों में चले जाते हैं गर्मी के दिनों में, और जाड़े के दिनों में परिस्थिति उलट जाती है। जब ऊपरी क्षेत्र में अत्यधिक ठंडक पड़ने लगता है तब अपने पशुओं के साथ निचले भूभाग में चले आते हैं, यानी मैदानी प्रदेशों में घाटी के नीचे चले आते हैं। तो इस तरह से मौसम के अनुसार अपने स्थान में पशु के साथ परिवर्तन लाते रहते हैं और इसे ही कहते हैं ऋतु प्रवास। भारत में गुर्जर, गद्दी, बकरवाल, भूटिया आदि जनजाति हिमालय प्रदेश में इस तरह के ऋतु प्रवास पशुपालन करते हैं। उसी तरह से अफ्रीका के पूर्वी भाग में केनिया और तंजानिया में, अगर अफ्रीका के मानचित्र को देखते हैं तो अफ्रीका के पूर्वी भाग में जहां केनिया और तंजानिया देश स्थित है, यहाँ एक पर्वत है माउंट किलिमंजारो और माउंट केनिया। तो माउंट केनिया पर पशुपालन का कार्य मसाई जनजाति द्वारा किया जाता है। जब वे जाड़े के दिनों में पशुओं के साथ नीचे आ जाते हैं और गर्मी के दिनों में उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाते हैं। इन पशुपालक के पशु में मुख्य रूप से भेड़ और बकरियां होती है और इनके उत्पादों का प्रयोग वे मांस प्राप्ति के लिए, दूध प्राप्ति के लिए और वस्त्र के लिए, रेशा प्राप्त करने के लिए करते हैं। आपको पता होगा कि भेड़ से प्राप्त उनके रेशे यानी बाल से ऊन का निर्माण किया जाता है। उसी तरह से विश्व के कुछ प्रमुख ऊन के प्रकार जैसे अंगोरा ऊन टर्की में होता है, या भारत का सर्वश्रेष्ठ ऊन का किस्म पश्मीना ऊन, ये सभी बकरियों से प्राप्त होते हैं, न कि भेड़ से। तो इस तरह से पशुपालन दो प्रकार के हैं, जिसमें एक आदिकालीन पशुपालन जो आज भी कुछ क्षेत्रों में देखा जाता है, और दूसरा प्रकार है वाणिज्यिक पशुपालन का। वाणिज्यिक पशुपालन में प्रमुख है कॉमर्शियल लाइव स्टॉक। ये मुख्य रूप से किया जाता है आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए। इनकी विशेषता होती है कि ये बड़े बड़े फॉर्म के रूप में स्थापित रहते हैं और इनमें आधुनिक सुविधाएं रहती है। पशुओं को देखभाल के लिए चिकित्सा की सुविधा होती है, प्रजनन की सुविधा होती है, और बड़े फॉर्म जो होते हैं उन्हें कई भागों में बांट दिया जाता है चारागाह यानी चारे की सुविधा के लिए। और पशुओं को चारे की सुविधा के अनुसार से उनकी संख्या रखी जाती है। पहले अगर पशु चारण का कार्य जिस क्षेत्र में किया जाता है और यहाँ के घास खत्म हो जाते हैं तब दूसरे क्षेत्र में ले जाया जाता है। इस तरह से कई भागों में बांट दिया जाता है और बारी बारी से एक एक क्षेत्र में रोटेट करते जाता है, जिससे कि चारे की आपूर्ति उनकी होती रहती है। तो इस तरह से वाणिज्यिक पशुपालन विकसित देशों में किया जाता है और इनके उत्पाद को डब्बा में बंद कर निर्यात किया जाता है। यह विश्व में मुख्य रूप से न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, डेनमार्क जैसे विकसित देशों में किया जाता है। इस तरह से हम लोगों ने अभी तक आखेट, भोजन संग्रहण और पशुपालन के बारे में देखे। आखेट का प्रमुख क्षेत्र हम लोग देख रहे थे उत्तरी क्षेत्र, जिसमें उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड और साइबेरिया का उत्तरी भाग है, और दूसरा क्षेत्र निम्न अक्षांशीय क्षेत्र को देख रहे थे। उत्तरी भाग में आखेट के बाद पशुपालन में यह एक प्रमुख भाग है जहां कई प्रकार के पशुओं को पाला जाता है। इन पशुओं में अफ्रीका में गाय और बैल, सहारा एवं एशिया। तो अभी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये अफ्रीका पूरा हो गया, लेकिन अफ्रीका का यह भाग जो सहारा मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, तो सहारा वाले प्रदेश में ऊंट और भेड़ पाले जाते हैं।
एशिया के कुछ मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी ऊंट और भेड़ पाले जाते हैं। एक ठंड वाले प्रदेशों में रेंडियर का पालन किया जाता है। रेंडियर एक कुत्ता की तरह, डॉग की तरह दिखने वाला जीव है और जिसका प्रयोग बर्फ वाले क्षेत्रों में गाड़ी को खींचने के लिए किया जाता है, जिसे स्लेज कहते हैं। उसी तरह से तिब्बत भारत के उत्तर में स्थित है, तो तिब्बत और एंडीज पर्वतीय क्षेत्र में, एंडीज एक पर्वत है जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर फैला हुआ है। तो एंडीज पर्वतीय क्षेत्र में और तिब्बत में याक एवं लामा नामक पशु का पालन किया जाता है। उसके बाद आधुनिक पशुपालन में भेड़ और बकरी मुख्य रूप से पाले जाते हैं। बकरी और भेड़ का उपयोग मांस उत्पादन के लिए तथा साथ में ऊन उत्पादन के लिए किया जाता है। और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और साथ में कुछ यूरोपीय देश जैसे इंग्लैंड ऊन का प्रमुख उत्पादक है। एक विशेष प्रजाति का भेड़ जिसे लैम्ब कहते हैं, विश्व में ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। गाय का पालन पश्चिमी यूरोप में दुग्ध उत्पादन के लिए किया जाता है। दूध के साथ दूध से बने हुए अन्य पदार्थों का निर्यात किया जाता है। और न्यूजीलैंड जो देख रहे होंगे सबसे पूर्व में स्थित देश है, जिसे पूर्व का ब्रिटेन भी कहते हैं। ये भेड़ का प्रमुख पालक देश है और यहाँ से प्राप्त होने वाले दुग्ध उत्पाद, जिसमें मक्खन सबसे प्रसिद्ध है, बटर, इसका निर्यात हजारों किलोमीटर दूर यूरोप के देशों में किया जाता है। काफ़ी लंबी दूरी तय करके किया जाता है। तो इस तरह से वर्तमान समय में व्यापारिक पशुपालन का काफ़ी अधिक महत्व हो गया है। तो हम लोग आज के पाठ में प्राथमिक क्रिया में 3 प्रमुख क्रिया आखेट, भोजन संग्रह और पशुपालन को देखे हैं। इस अध्याय के अगले भाग में हम लोग कृषि और कृषि के प्रकार तथा खनन अर्थव्यवस्था को देखेंगे। कृषि वर्तमान समय का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप है और विश्व में कई प्रकार की कृषि का विकास हुआ है, जिसका वर्णन हम लोग अगले भाग में करेंगे। तो अब हम लोगों ने जो पढ़ा और सुना उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे उसको थोड़ा देखते हैं। हम लोगों ने ये पढ़ा कि प्राथमिक प्रमुख क्रियाकलाप आखेट है। तो वर्तमान समय में विश्व में आखेट का 2 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन हैं, इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो हम लोगों ने देखा उत्तरी भाग में, तो इसका नाम आपको याद रखना होगा, और निम्न अक्षांश में अफ्रीका में अमेजन बेसिन और कांगो बेसिन, इसका नाम याद रखना होगा। उसी तरह से पशुपालन में कौन कौन से देश आधुनिक रूप से पशुपालन करते हैं, 2 देशों का नाम बताइए, तो आपको बताना होगा। तो पश्चिमी यूरोप के कुछ देश हो सकते हैं, अर्जेंटीना हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड हो सकता है। इसी तरह से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत के 2 वैसे जनजाति का नाम बताइए जो ऋतु प्रवास करते हैं। याद कीजिए क्या हो सकता है। तो हम लोगों ने उसके बारे में गुर्जर, भूटिया, बकरवाल आदि की चर्चा की। उसी तरह से अफ्रीका के एक केनिया में, माउंट केनिया के क्षेत्र में कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास का कार्य करती है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। एंडीज पर्वत में मुख्य रूप से कौन से पशु पाए जाते हैं, कुत्ता, बैल, लामा, याक, तो इसके बारे में पूछा जाता है। तो इस तरह से पढ़ने के क्रम में क्या क्या पूछा जाता है, इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है।